हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोगों ने गुप्त काल तक पढ़ लिया था, ठीक है। और गुप्तों के बारे में सारा उनका समाज, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, उनका धर्म, ये सब बातें हमने देख ली थी। आज के सेशन में हम लेटर गुप्ता काल यानी उत्तर गुप्ता काल को देखेंगे। अब देखो होता क्या है, जो गुप्त काल था ना वो बहुत शक्तिशाली था और काफी समय तक वो जो है वो राज करता है भारत में। लेकिन गुप्त काल के खत्म होने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे सामंतियों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बहुत सारे राजाओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो सब लोग कौन थे? वो गुप्ताज के अंदर ही सामंती का काम करते थे और अलग अलग तरीके से जैसे ही देखा कि राजा शक्तिशाली हो गया है, राजवंश कमजोर हो गया है, राजा कमजोर हो गया है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और दक्षिण भारत के अंदर भी बहुत सारे साम्राज्य नए नए उभरने लगे जो पहले कभी नहीं थे। तो इसी तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के ही अंदर क्या हुआ, जो राजा है वो तेजी से ग्रो करने लगे, छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य बनने लगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से साम्राज्य जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बनने लगे उत्तर गुप्ता काल में। यहां देखो, ये मुखारीज एक साम्राज्य आएगा। यहाँ पे मुखारीज ने अपना सब कुछ सारा जमा लिया। यहाँ पे पुष्यभूति वंश जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये पुष्यभूति वंश जो है, ये आप देखोगे ये अलग से उभर के आता है। इधर से वर्मानाज, इनका अलग से ही सिस्टम चलता है। मालवा के अंदर आप देखोगे बहुत सारे, मालवा के पास ये परमार वंश जो है आपका वो यहाँ पे उभर के आएगा, ठीक है। इधर आप देखोगे मैत्रकास जो है वो इधर उभर के आएंगे। दक्षिण भारत के अंदर भी चालुक्य थे, पल्लव थे, चेरा थे, पांड्या थे। ये कौन थे? ये दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग साम्राज्य जो है वो उभर के आते हैं। अब हमको एक एक करके सारे साम्राज्य के बारे में बातें करनी है। आप कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कुछ की लोकेशंस को ध्यान रखेंगे जो अपने पेपर में बार बार अपने लिए शब्द यूज होगा। एक तो उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी बार बार मैं शब्द बोलूंगी, आपको याद रखना है ये कहाँ पे है। फिर एक शब्द मैं बार बार आप लोगों के लिए बोलूंगी, कन्नौज। कन्नौज के ऊपर तीन शक्तियों ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 150-200 साल तक लड़ाई लड़ी थी। ये कन्नौज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस था क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था जहां पे गंगा नदी जो है पास में पड़ती है। गंगा नदी यहां से क्रॉस हो रही है और इस वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उर्वरक सी मृदा यहाँ पे है। बहुत सारे संसाधन भी यहाँ पे मिल रहे थे, जिसकी वजह से राष्ट्रकूटा, जिसकी वजह से पाल, ये जितने भी साम्राज्य थे, तीन साम्राज्य जो थे वो इस धरती के लिए लड़ते हैं, कन्नौज के लिए लड़ते हैं। और ये जो लड़ाई है वो लगभग 200-250 साल तक लंबी चलेगी, कन्नौज की लड़ाई। धीरे धीरे बीच में मैं सारी बातें बताऊंगी। तो आपको कौन कौन सी लोकेशन याद रखनी है। एक तो हुन कहाँ के थे, हुन अटैक करेंगे भारत के अंदर, तो हुनाज यहां से थे, ये भारत में अटैक करते हैं। अच्छा, तो पुष्यभूति कहाँ है, कन्नौज कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, ये आपको देखना है। चालुक्य साउथ इंडिया का बाद में याद रखेंगे हम, ठीक है। पाटलिपुत्र ये राजधानी, बार बार शब्द नाम आया है तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र की कहाँ पे बातें होती है। ये पोर्ट बहुत बार आपने सुना है, बार बार अपनी ही क्लास में। ताम्रलिप्ति ये बंदरगाह था, ये एक पोर्ट था, ताम्रलिप्ति, ठीक है। तो इतनी सारी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है और थोड़े से इन नामों से फेमिलियर हो जाओ। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर गुप्ता काल के अंदर क्या क्या चल रहा था, क्या क्या चीजें होती है और हमको क्या क्या पढ़ना है। इसने क्या कहा कि उत्तर काल के बाद, गुप्त काल के बाद बहुत ही ऐसे राजा हुए जो शक्तिशाली हो, बहुत ही कम ऐसे राजा हुए जो शक्तिशाली हो। कोई भी शक्तिशाली राजा जो है, हम यूं नहीं कह सकते कि जैसे गुप्त काल के अंदर अलग अलग चंद्रगुप्त वर्ण टाइप के बहुत शक्तिशाली राजा थे, ऐसे शक्तिशाली राजा बहुत कम हुए गुप्त काल के बाद। हुए, मैं नहीं मना कर रही कि हुए ही नहीं, जैसे वर्धन वंश में आप देखोगे हर्षवर्धन काफी शक्तिशाली हुआ, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे हुए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नए नए साम्राज्य जो है वो उभर के आने लगे। उत्तर और दक्षिण भारत में नए नए साम्राज्य जो है वो उभर के आने लगे। जैसे ही देखा एक बड़ी शक्ति, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, अब कोई बड़ी साम्राज्य जो है धरती पे नहीं बचा है, भारत में नहीं बचा है, तो छोटे छोटे बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के साम्राज्य बना दिए। नॉर्थ इंडिया के कौन से प्रमुख राजवंश थे वो देखिए। सबसे पहले पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, इसके बारे में बात करते हैं। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहते हैं। लोकेशन देख लेना इसकी, मैं आगे भी दिखा दूंगी इसकी। यहाँ पे आप ये देखोगे, ये पूरी जो लोकेशन है यहाँ पे ये वर्धन वंश फैला हुआ है। ये जो आप पिंक वाला एरिया देख रहे हो ये पूरा वर्धन वंश फैला हुआ है, ठीक है। इसको पुष्यभूति वंश भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फाउंडर जो था वो पुष्यभूति था, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और ये लोग कौन थे? ये गुप्तों के सामंत थे, फ्यूडल थे,
ठीक है। सामंत किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है कि भैया इस जमीन पे तुझे देखना है क्या करना है, यहाँ से पैसा कैसे कलेक्ट करेगा, नहीं करेगा, यहाँ के लोगों का मैनेजमेंट, इस पूरे एरिया के ऊपर तुझे ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा हिस्सा उसको दे दिया जाता है संभालने के लिए, टैक्स कलेक्शन के पर्पज से, अलग अलग पर्पज से, कि तुझे ही यहाँ की फसल देखनी है, तुझे ही यहाँ का प्रोडक्शन देखना है, तुझे ही यहाँ के पैसे कलेक्ट करने हैं, और उसका एक हिस्सा तुम राजा को दे दोगे। इसको सामंत कहते हैं, इसको फ्यूडल कहते हैं। ठीक है। हुन ने जब आक्रमण किया भारत में, तो जो वंश है गुप्त वंश, वो तो बहुत कमजोर पड़ गया, तो इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये एक सामंती था गुप्तों के काल में, और इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और इसने अपनी कैपिटल बनाई थानेश्वर को। किसको बनाई? इसने अपनी राजधानी बनाया थानेश्वर को। उसके बाद वर्धन वंश के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट राजा होता है जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। इसके 3 बच्चे हुए, एक बेटी और 2 बेटे। 2 बेटे कौन हुए? राज्यवर्धन, ये सबसे बड़ा बेटा था, छोटा बेटा हर्षवर्धन, और एक ये बेटी हुई जिसका नाम था राज्यश्री। जो राज्यवर्धन था, इसे गोंड शासक शशांक ने धोखे से मार दिया था, तो इसका तो सफाया हो गया, ये तो मर गया। अब बचे ये बहन भाई। राज्यश्री की मैरिज कर दी कहां पे? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से, यानी कन्नौज के ऊपर भी इनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन हो गया, मैरिटल रिलेशन हो गए। ठीक है। कन्नौज के शासक से राज्यश्री की शादी कर दी। अब बचा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को अपने भाई की मौत का बदला लेना है, तो हर्षवर्धन पहले तो शशांक को मारेगा। ठीक है। हर्षवर्धन एक काफी प्रतापी राजा था, और 16 वर्ष की एज में ही अपने बड़ी भाई की बदले अपने बड़े भाई के बदले, यानी जब उसकी डेथ हो गई तो इसको सिंहासन सौंप दिया गया। ठीक है। बहुत ही प्रतापी राजा था। 606 एडी से 647 एडी तक ये राजधानी को संभालता है। इसने अपनी कैपिटल कन्नौज को ही बना लिया, जहां के शासक से अपनी बहन की इसने शादी की, राज्यश्री की शादी की। पुष्यभूति ने कहां बनाया था? शुरू में वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर, लेकिन इसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। इसके ही शासनकाल में ह्यून सेंग आया था भारत में, जो एक चीनी यात्री था। हर्षचरित बुक जो है बाण भट्ट ने लिखी, जिसके अंदर इसकी लाइफ का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि हर्षवर्धन की लाइफ कैसी रही है। ठीक है। हर्षवर्धन की लाइफ कैसी रही वो पूरी बाण भट्ट ने लिख के बताई है। फिर उसके बाद हर्ष ने क्या क्या, किस किस राजा पे जीत हासिल की, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसने शशांक को हराया। क्यों हराया? क्योंकि इसके भाई की डेथ, राज्यवर्धन की जो डेथ है वो शशांक ने की थी, हत्या की थी धोखे से, तो इसको भाई की मौत का बदला लेना था। मालवा के शासक यशवर्मन को भी इसने हरा दिया, मालवा भी इसके अंडर आ गया। वहां के शासक यशवर्मन को भी इसने हरा दिया। वल्लभी के शासक ध्रुवसेन II को हरा दिया। हरा तो दिया, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी इस ध्रुवसेन II से कर दी कि ठीक है तुम हार तो गए, लेकिन अब मेरी बेटी से शादी कर लो। ठीक है। ध्रुवसेन से इसने शादी कर दी अपनी बेटी की। असम और मगध के शासकों से इसने मित्रता कर ली। असम और मगध के शासकों से इसने मित्रता कर ली ताकि आसपास कोई अपने ऊपर अटैक ना कर सके। हर्षचरित के अनुसार, जो इसकी बुक है हर्षचरित, उस बुक के अनुसार यह भी बताया जाता है कि इसने नेपाल में और कश्मीर के अंदर भी अपने साम्राज्य को, मतलब नेपाल और कश्मीर को भी अपने ही साम्राज्य में इसने मिला लिया था। हर्ष को किसने हराया? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पिछले साल सीजीएल ने पूछ लिया था कि हर्ष को चालुक्य के राजा पुलकेशिन II ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। आज तक एक ही ऐसा राजा हो जिसने हर्ष को हरा दिया, और वो था पुलकेशिन II। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन II ने हर्ष को हराया, और ये स्रोत कहां से मिलता है? ये सोर्स मिलता है एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन, जो रवि कीर्ति ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो रवि कीर्ति का जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है एहोल का, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि पुलकेशिन II ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया। हर्ष का शासन व्यवस्था कैसी थी? वहां की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? वहां पे फ्यूडल सिस्टम था। अलग अलग लोगों को सामंती बनाया गया था, और जमीन उनको संभालने के लिए दी गई थी कि इतनी जमीन पे तुमको देखना है, क्या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कुछ टैक्स लेना है, तुम्हें देखना है। हर्ष को क्या टैग, क्या टाइटल मिला हुआ था, उपाधि क्या मिली हुई थी? एक तो महाराजा धीराज की और दूसरी परम भट्टारक की। 2 उपाधियां हर्ष को मिली हुई थी। हर्ष के जितने भी शासन इसके शासन काल में काम करते थे, जो भी शासक इसके अधीन थे, उनको क्या कहा जाता था? या तो महाराज कहा जाता था या महासामंत कहा जाता था। ठीक है। या तो महाराज मतलब जो राजा इसके अंडर काम कर रहे थे, या जो भी शासक या जो भी लोग जो है वो इसके अंडर थे, उनको महाराज या महासामंत कहा जाता था। वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ केंद्रीयकरण था। वहां पे सबसे ऊंची पावर राजा के हाथ में थी, जिसको राष्ट्र कहते थे।
राजा के हाथ में पावर, यानी जैसे अपने यहाँ पे भारत राष्ट्र राष्ट्रपति के हाथ में है, ऐसे ही ये राष्ट्र किंग के हाथ में था। प्रोविंस को कौन संभाल रहा था वहां पे? भ्रुक्ति। क्या कहा जाता था? भ्रुक्ति। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? विषय। फिर उसके नीचे विलेज आ जाता था जिसको कहते थे ग्राम, और सबसे छोटा अधिकारी जो गांव को संभालता था उसका नाम था ग्रामक्ष पटलिक। ग्रामक्ष पटलिक, ठीक है। ये वर्धन वंश की बात की। सबसे ऊपर किंग है, राष्ट्र को संभाल रहा है, फिर प्रोविंस भ्रुक्ति, फिर डिस्ट्रिक्ट को विषय, और फिर विलेज यानी ग्राम जिसको ग्रामक्ष पटलिक संभाल रहा है। हर्ष पहले देखो शैव धर्म का उपासक था, शिव जी को मानता था, ये शैव धर्म का उपासक था। लेकिन जब से ह्यूनसेंग के प्रभाव में आया, चीनी यात्री जो इसके दरबार में आया था, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हर्ष का पहले धर्म क्या था? शैव, और बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्ष के कोई बेटा नहीं है, हर्ष के कोई पुत्र नहीं है। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। लेकिन इसके कोई बेटा नहीं है। जब इसकी डेथ हो गई, अब तीन साम्राज्य ऐसे हैं जो इसकी कैपिटल पे, जो इसकी राजधानी पे आक्रमण करेंगे उस राजधानी को हथियाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस था जो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड था, बहुत तरीके से वहां पे फसलें हो सकती थी, बहुत सारे रिसोर्सेज थे। ये तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? एक तो थी, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये थी गुर्जारा प्रतिहारा। कौन थी? गुर्जारा प्रतिहारा। एक तो ये वाली, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला, ये पूरा एरिया, ये थी गुर्जारा प्रतिहारा। फिर यहाँ पे थे पाल वंश, धर्मपाल, महिपाल, ये हम पढ़ेंगे। ये पाल वंश के लोग कन्नौज के ऊपर आक्रमण करते हैं। और फिर इधर आप देख रहे हो ये राष्ट्रकूटा, ये राष्ट्रकूट जो है ये इस पे आक्रमण करते हैं। यानी इन तीनों की लड़ाई चलेगी लगभग 200-250 साल तक कि हमको कन्नौज चाहिए। अब बीच बीच में आप देखोगे ये जो लड़ाइयां हैं ये शुरू हो जाएंगी। अब जो पाल साम्राज्य है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 750 एडी से होती है, 750 एडी से होती है, जिसका फाउंडर गोपाल है, ठीक है। ये 20 साल तक यहाँ पे शासन करता है, 750 से 770 एडी, और ये भी बौद्ध धर्म का फॉलोअर है। इसने ओदांतपुरी में एक मठ की स्थापना भी की थी। गोपाल ने ओदांतपुरी में एक मठ की भी स्थापना की थी, इस बात को याद रखेंगे। फिर इसके बाद आता है धर्मपाल, जो 770 से 810 यानी लगभग 30-40 साल तक इसने काम किया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और इसने ही जब कन्नौज को लेके तीन शक्तियों की लड़ाई चल रही थी, इसने हिस्सा लिया था। गोपाल ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि लड़ाई बाद में चली है। गोपाल ने हिस्सा नहीं लिया था, किसने लिया था? धर्मपाल ने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष यानी ट्राइलेटरल प्रॉब्लम्स चल रही थी वहां पे। धर्मपाल ने कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को हरा दिया था। कन्नौज पे आक्रमण किया था धर्मपाल ने, क्योंकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन शक्तियां जो है वो कन्नौज पे आक्रमण करती है। तो पाल की तरफ से किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। कन्नौज का जो राजा था जिसका नाम था चक्रायुद्ध, उसको हरा दिया और अपने प्रोटेक्शन में उसको रख दिया और उसे कन्नौज की गद्दी पे बैठा दिया। मतलब क्या कहा कि ठीक है, तू मुझसे हार गया, मैं तुझसे तेरी गद्दी नहीं ले रहा, गद्दी पे तो तू बैठ पर मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। ये काम किसने किया? धर्मपाल ने किया। इसको उपाधि क्या मिली? उत्तरापथ स्वामी परम सौगात, ये उपाधि इसको मिली धर्मपाल को, ठीक है। और ये भी बौद्ध धर्म का फॉलोअर था जैसे गोपाल था। इसके बाद देवपाल की बारी आती है। देवपाल 810 से 850 एडी तक रहते हैं, काम करते हैं। इसने अपनी कैपिटल मुंगेर को बना लिया। देवपाल ने अपनी कैपिटल मुंगेर को बनाया और उड़ीसा के, असम के कुछ भागों को भी जीत लिया। उड़ीसा और असम के कुछ भागों को भी इसने जीत लिया, ठीक है। अब इसके दरबार में कौन सा यात्री आया? इसके दरबार में सुलेमान यात्री आता है। और देवपाल की डेथ के बाद कमजोर शासकों की वजह से जो पाल वंश का शासन है वो बंगाल और बिहार के कुछ भाग तक ही रह जाता है। ये लास्ट रूलर था जो शक्तिशाली था। इसकी डेथ के बाद अब जो इनका साम्राज्य है वो सिकुड़ने लग जाएगा और इसके दरबार में अरब यात्री, चीनी यात्री नहीं है ये अरब यात्री है, सुलेमान, ये इसके शासनकाल में आता है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्यूनसेंग आया था, वो चीनी यात्री है। सुलेमान अरबी यात्री है। उसके बाद महिपाल वन आएंगे, वो 978, ये 19 नहीं आएगा यहाँ 978 एडी से 1038 एडी तक ये काम करेंगे। इसको पाल वंश का सेकंड फाउंडर यानी कि दूसरा संस्थापक कहते हैं, क्योंकि एक बार पाल वंश पूरी तरीके से बिखर चुका था।
अब राजेंद्र चोल ने, यानी अब चोल वंश का नाम आप सुन रहे हो, राजेंद्र चोल ने बंगाल पे अटैक किया और महिपाल को हरा दिया था। उसके बाद रामपाल आएंगे जो 1075 एडी से 1120 एडी तक रहते हैं। ये पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, वैसे तो देवपाल के बाद ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं आए, पर फिर भी ठीक ठाक था, महिपाल वन भी और रामपाल भी, बट ये रामपाल तो बिल्कुल अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसी के शासनकाल में बंगाल के एक सामंती सेन ने, अब बंगाल के एक सामंत सेन था, नाम क्या था व्यक्ति का, सामंत सेन, इसने अटैक किया मतलब इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सामंत सेन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे किसी समय में एक बार गुप्त साम्राज्य जाने के बाद उत्तर गुप्त काल की शुरुआत होती है। पुष्यभूति ने खुद को स्वतंत्र घोषित जैसे कर दिया था और वर्धन वंश की स्थापना की, ऐसे ही अब पाल वंश के अंडर ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है सामंती सेन, उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि इसने देखा अब राजा कोई शक्तिशाली तो रहा नहीं है, और इसने, सामंती सेन ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके बंगाल में सेन वंश की स्थापना रख दी। अब पाल वंश के बाद बंगाल के अंदर एक नया वंश हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेन वंश। इसका फाउंडर कौन है, सामंत सेन, जिसने इसके ऊपर रामपाल के अंडर रहते हुए खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यहाँ पे फाउंडर है सामंत सेन और इसका उत्तराधिकारी होगा सामंत सेन के बाद विजया सेन, जो 1095 से 1158 एडी तक रहते हैं। ये विजया सेन जो है वो सेन वंश का सबसे प्रतापशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, इसकी बातें कहां पे लिखी हुई है, देवपाड़ा प्रशस्ति में, जो कवि धोई ने लिखी हुई है। देवपाड़ा प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है, प्रशस्ति किसी की प्रेज में, तो देवपाड़ा प्रशस्ति में इसकी सारी बातें लिखी हुई है विजय सेन की, जो कवि धोई ने लिखी थी। ठीक है, इसके अंदर विजय सेन की विजय का वर्णन है, उसकी जीत का वर्णन है, कहां कहां इसने क्या क्या जीता। इसने अपनी राजधानी विजयपुरी और विक्रमपुर को बनाया और ये शैव धर्म का फॉलोवर है। किसका फॉलोवर है ये भी शैव धर्म का फॉलोवर है। अभी तक हम दो देख रहे हैं बौद्ध धर्म के, अब ये फिर से शैव धर्म का फॉलोवर आ गया विजय सेन। ठीक है, बल्लाल सेन आते हैं इसके बाद 1158 से 1178 एडी, विजय सेन का उत्तराधिकारी बनके, मतलब सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन और विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन। बल्लाल चरित से यह पता लगता है कि इसका शासन उत्तरी बिहार तक था। उत्तरी बिहार यानी कि बिहार वाले रीजन, नेपाल वाले रीजन की बातें हो रही है, उत्तरी बिहार तक था। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर 2 ग्रंथों की रचना की और ये खुद बहुत एक कवि टाइप का बंदा है। ठीक है, इसने खुद ने 2 ग्रंथों की रचना की जिसका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। इसको कौन कौन सी उपाधि मिली, परम भट्टारक जो हर्षवर्धन को भी मिली है, महाराजा धीराज और गोंडेश्वर, ये 3 उपाधि इसको मिली। ये भी शैव धर्म का अनुयायी है, मतलब जो सेन वंश के लोग हैं वो शैव धर्म के अनुयायी आपको दिखेंगे। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन जो 1179 से 1205 एडी तक रहते हैं। इसने लखनौती को अपना कैपिटल बनाया। इन्होंने किसको बनाया था, पीछे वाले व्यक्ति ने। विजय सेन ने किसको कैपिटल बनाया, विजयपुरी और विक्रमपुर। नाम याद रखो, विजय सेन, विजयपुरी और विक्रमपुर। ठीक है, बल्लाल सेन के अंदर हम लोगों ने कोई कैपिटल का जिक्र नहीं पढ़ा, मतलब कि उनकी कैपिटल भी वही थी जो इनकी थी, विजय सेन की। अब जो अगले व्यक्ति आए लक्ष्मण सेन, उन्होंने अपनी राजधानी बदल के किसको कर लिया, उन्होंने अपनी राजधानी बदल के लखनौती को कर लिया। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित कर दिया था और बख्तियार खिलजी ने, जब अटैक होएगा ना मुस्लिम्स का, बख्तियार खिलजी ने लखनौती पे अटैक किया था और लखनौती को नष्ट कर दिया था 1202 एडी में। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। बहुत फेमस बुक है गीत गोविंद, और इसके लेखक जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के राज में ही रहते थे। ये वैष्णव धर्म का फॉलोअर था। अभी तक हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म के, सारे सेन वंश के जितने भी थे, सबसे पहले सामंत सेन, फिर था विजय सेन, ठीक है, उसके बाद बल्लाल सेन, ये सब शिव धर्म के थे। और ये जो है लक्ष्मण सेन, ये वैष्णव धर्म का फॉलोअर था। उपाधि इसको क्या मिली, परम भागवत। भागवत यानी विष्णु, ठीक है, तो वैष्णव धर्म का सपोर्टर था, ये फॉलोअर था, तो इसको उपाधि मिली परम भागवत। ठीक है, उसके बाद अब सेन वंश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम दूसरा वंश एक अलग वंश की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है गुर्जारा प्रतिहारा। ठीक है, आज के टाइम के गुज्जर कह देते हैं गुर्जारा प्रतिहारा। तो ये गुर्जारा प्रतिहारा कहाँ के रीजन में है, ये गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात और साउथ वेस्ट रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार मैप देख लेती हूँ, अगर मुझे कहीं मिल गया तो, शायद मैंने अटैच किया था मैप,
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। शायद मैंने अटैच किया था इसमें गुरजारा प्रतिहारा आप लोगों को दिखाने के लिए, 1 मिनट देना। हाँ, ये वाला जो रीजन है आप देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ना, ये गुरजारा प्रतिहारा लोगों का है, मतलब कि साउथ वेस्ट राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो गुरजारा प्रतिहारा का है। तो गुरजारा प्रतिहारा अब कैसे आगे बढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, इनकी उत्पत्ति गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान से हो रही है। प्रतिहारों के अभिलेख मतलब जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं, जो इन्होंने अपनी अपनी प्रशस्तियों में जितने भी इंस्क्रिप्शंस लिख रखे हैं, पिलर्स पे, दीवारों पे, गुफाओं में, वहां से पता लगता है जो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, वहां से इनकी उत्पत्ति हो रखी है। ये लक्ष्मण के वंशज है, ऐसा इनकी प्रशस्ति में देखने को मिलता है, ऐसी उन अभिलेखों में देखने को मिलता है। एहोल अभिलेख में पहली बार गुर्जार शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। लेकिन रियल फाउंडर किसको माना जाता है? नागभट्टा वन को माना जाता है। अब ये फाउंडर और रियल फाउंडर क्या होते हैं? फाउंडर किसको कहते हैं स्टूडेंट? फाउंडर कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने उसकी स्थापना रखी। रियल फाउंडर किसको कहते हैं? वो व्यक्ति जो उसको आगे लेके जाता है, जो बहुत शक्तिशाली होता है और जिसके समय में साम्राज्य का बहुत ज्यादा विकास होता है, उसको रियल फाउंडर कहते हैं। तो जो आपका गुर्जारा प्रतिहारा वंश था, इसका फाउंडर तो है हरिश्चंद्र, लेकिन इसका रियल फाउंडर है नागभट्ट वन। क्या है रियल फाउंडर? नागभट्ट वन। ठीक है, उसके बाद नागभट्ट वन के बारे में ही हम सीधा पढ़ रहे हैं, जो 730 से 756 एडी की बात कर रहा है। आप कहोगे मैडम आप तो 1205 एडी तक पहुंच गए थे, पर एरिया अलग है। ठीक है, वो बात हो रही है आपकी कन्नौज के आसपास की, वर्धन वंश की बात हो रही थी कन्नौज के आसपास की। पाल वंश की बातें कहां से हो रही थी आप देखना, पाल वंश कहां था आप देखें, लोकेशन देखना इनकी। जो आपका वर्धन वंश की बातें पहले मैंने आपके लिए पुष्यभूतिया वर्धन वंश की बातें की, वो सारा था आपका ये वाला एरिया। ठीक है, वो था आपका ये वाला एरिया। अब पाल वंश जो है वो उसकी हमने यहाँ पे बातें की, पाल वंश की। अब हम बात कर रहे हैं गुर्जारा वंश की। गुर्जारा वंश कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी समय में अलग अलग जो रीजन के लोग हैं, उसी समय में अलग अलग रीजन के जो लोग हैं वो उभर के आ रहे हैं। ठीक है, हमने इन दो एरिया की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में कौन उभर के आ रहा था। इस क्षेत्र में गुर्जारा प्रतिहारा लोग उभर के आ रहे थे। कौन थे, कैसे थे, देखते हैं अब इनके बारे में। नागभट्ट वन को पढ़ते हैं। जो नागभट्ट वन है वो 730 से 756 एडी तक राज करते हैं और इसने अरब अटैक को भी विफल कर दिया था। देखो इनकी लोकेशन राजस्थान की तरफ, गुजरात, साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में, उसी वो बॉर्डर एरिया है, वहां से अरब अटैक हो रहा था और इन्होंने इसको बंद कर दिया था, उसको विफल कर दिया था। ग्वालियर की प्रशस्ति मतलब ग्वालियर में जो अभिलेख है वहां पे इनकी प्रशस्ति, इनकी प्रेज में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इसे क्या नाम दिया हुआ है? नागभट्ट वन को मलेच्छा यानी अरबों का नाशक कहा जाता है। नागभट्ट को, नाग ऐसे करें कि नाग जो है नाग डस देगा, नाग मार देगा, डंक मार देगा, तो इस तरीके से याद रखेंगे, इसको अरबों का नाशक कहा जाता है। उसके बाद शक्तिशाली राजा हुआ वत्सराज। 775 एडी से लेके 800 एडी तक इनका शासनकाल रहता है, 775 एडी से 800 एडी। इसने भी कन्नौज की लड़ाई में भाग लिया था। पाल, प्रतिहार, पाल वंश था, राष्ट्रकूटा था, ठीक है, और प्रतिहार वंश था। ये तीन लोग लड़ रहे थे ना। तो पाल में हमने देखा धर्मपाल ने लड़ाई की थी बीच में आके, और इधर आप देख रहे हो जो गुर्जारा प्रतिहारा है वहां से वत्सराज जो है इस लड़ाई को लड़ेगा। वत्सराज जो है कन्नौज की लड़ाई में भाग लेता है। पाल शासक धर्मपाल को इसने पराजित कर दिया था, लेकिन स्वयं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया था। तीनों लड़ रहे थे, ये पाल वंश के लोग, प्रतिहार वंश के लोग। इसने, वत्सराज ने पाल वंश को तो हरा दिया था, लेकिन फिर खुद हार गया राष्ट्रकूटों से। ठीक है, किससे? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये हार गया था। फिर उसके बाद नागभट्ट 2 आता है। ठीक है, एक ने तो डस लिया, अरबों का नाशक कह दिया नागभट्ट वन को, तो उसके बाद वत्सराज आया, वत्सराज के बाद फिर से नागभट्ट 2 आया। नागभट्ट भाई वत्सराज 2 हार गया है, तो क्या हुआ, फिर से जरूरत फील हुई किसी नाग की जो डस देगा। अब फिर से नागभट्ट 2 आता है। 800 से 833 एडी तक इसने काम किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया और प्रतिहार राज्य की राजधानी बना दिया। इसने कन्नौज को जीत के दिखाया, प्रतिहार राज्य की राजधानी भी इसने उसको बना दिया। उसके बाद आएगा मिहिर भोज वन।
जो 836 एडी से 885 एडी तक रहेगा, और ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसने भी अपनी राजधानी कन्नौज को ही रखा। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था और ग्वालियर प्रशस्ति में फिर से इसके अभिलेख मिलते हैं और मिहिर भोज की उपलब्धियों का सारा वर्णन है कि मिहिर भोज ने क्या क्या अचीव किया। मिहिर भोज को पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित कर दिया। ठीक है, अब तुम एक बात को समझना, वत्सराज जो है वो राष्ट्रकूट से हार गया था। ठीक है, लेकिन नागभट्ट ने कन्नौज पे अधिकार कर लिया और फिर नागभट्ट मर गया। मिहिर भोज जब आता है, फिर से इस मिहिर भोज को देवपाल ने भी हरा दिया, यानी फिर से पाल वंश जीत गया और फिर से राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव, उसने भी इसको पराजित कर दिया। मतलब अब फिर से प्रतिहार तो कमजोर हो गए और पाल और ध्रुव, ये राष्ट्रकूट वंश जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको उपाधि क्या मिली? आदि वराह और प्रभास। दो उपाधि इसको मिली, आदि वराह की और प्रभास की। उसके बाद आएंगे महेंद्र पाल वन, जो 885 से 910 एडी तक रहे। ये पाल वंश के नहीं है, प्रतिहार वंश के ही है, बेशक इनके नाम के पीछे पाल है। ठीक है, इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्रतीन को हराया। अब देखो, बार बार जो राष्ट्रकूट शासक था वो बार बार इनको हरा देता था। वत्सराज को हरा दिया, ठीक है, अच्छा, फिर आपके पीछे जो था उसको हरा दिया था, क्या नाम था इनका, जो थे मिहिर भोज को भी हरा दिया था ध्रुव ने, यानी राष्ट्रकूटों ने मिहिर भोज को भी हरा दिया था। लेकिन अब की बार जो शासक आया है प्रतिहार के अंदर, महेंद्र पाल वन, इसने राष्ट्रकूटों को हराया। उस समय राष्ट्रकूटों में शासक था इंद्रतीन और उसको हरा दिया था। इसके दरबार में उस समय के सबसे प्रमुख कवि व लेखक राजशेखर रहते थे। राजशेखर एक बहुत फेमस कवि और लेखक थे, इन्हीं के दरबार में वो रहते थे। और राजशेखर की पर जो सबसे फेमस राइटिंग्स हैं उनका क्या नाम है? कर्पूर मंजरी और हरविलास। पूछ लिया जाता है कर्पूर मंजरी और हरविलास, मैच करवा लिया जाता है। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है, हरविलास किसने लिखी? राजशेखर ने लिखी। इस तरीके से पूछ लेंगे आप लोगों से मैच करवा के। कर्पूर मंजरी और हरविलास दोनों राजशेखर ने लिखी है, जो महेंद्र पाल वन प्रतिहार वंश के एक शासक के राज दरबार में रहता है। इसके बाद आ जाएंगे मिहिपाल वन, जो 912 से 944 एडी तक रहते हैं। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी इसके दरबार में आया था। ठीक है, महिपाल वन के बाद गुर्जार प्रतिहार वंश अब कमजोर होने लगा था। प्रतिहार वंश अब कमजोर हो गया, जिससे इस वंश की मतलब समाप्ति की ओर चला गया। और जो अंतिम राजा था यहाँ का वो था यशपाल। इसके समय में गढ़वालों ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया, कन्नौज पे अधिकार कर लिया और ये वंश जो है वो समाप्त हो गया। तुम एक बात को समझना, पहले जो वत्सराज था, वत्सराज किससे हार गया था? ये हार गया था भाई किससे? ये राष्ट्रकूट से हार गया था। राष्ट्रकूट के जो शासक थे ध्रुव, उनसे ये हार गया। ठीक है, अब ये तो हार गया, फिर उसके बाद कौन आता है? नागभट्ट टू आता है। नागभट्ट टू आता है। ठीक है, नागभट्ट टू ने फिर से कन्नौज पे अधिकार किया, तो मिहिर भोज हार जाता है, अगला शासक हार जाता है मिहिर भोज। अब मिहिर भोज के बाद भी जब महेंद्र पाल वन आएगा, ये जीत के दिखाएगा। ठीक है, या मिहिपाल जो आते हैं वो जीत के दिखाते हैं, बट इसके बाद क्या होता है, सारा साम्राज्य जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और फाइनली उस एरिया में ना तो पाल का शासन हुआ, ना ही प्रतिहार का, ना ही राष्ट्रकूटा का। वहां पे इन तीनों को ही हटा के गढ़वाल जो हैं वो इस कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं और ये वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। कौन सा? प्रतिहारा वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। हमने पाल वंश पढ़ लिया, हमने प्रतिहार पढ़ लिया। अब हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? अब हम इस गढ़वाल वंश को पढ़ेंगे, जो अब कन्नौज के अंदर लड़ाई करता है, जो अब कन्नौज के अंदर शासन करता है। इसका फाउंडर है चंद्रदेव और दिल्ली के तोमरों ने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इतने शक्तिशाली थे कि दिल्ली के तोमर भी इनको अपना गुरु मानने लगे, अपना राजा मानने लगे और खुद को इनके अधीन कर दिया। ठीक है, इनको उपाधि मिली महाराजा धीराज की। अब इसके अंदर कौन कौन से राजा आते हैं? फाउंडर था चंद्रदेव, अब आएगा गोविंद चंद्र, 1114 एडी से 1155 एडी। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र। ठीक है, और इनके मिनिस्टर थे एक, जिसका नाम था लक्ष्मीधर गोविंद चंद। इनके मंत्री थे, किसके? गोविंद चंद के मंत्री थे लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र। ये गोविंद चंद्र का मिनिस्टर था। ठीक है, इसने किसने, यानी कि लक्ष्मी चंद्र गोविंद चंद्र ने कृत्यकल्पतरु बुक लिखी थी। पूछा जाएगा कि कृत्यकल्पतरु बुक किसने लिखी? गोविंद चंद ने नहीं लिखी, उसके मिनिस्टर लक्ष्मीधर गोविंद चंद ने ये लिखी।
ठीक है, जो उस समय की कल्पतरु के अंदर क्या है, कृत्य कल्पतरु बुक के अंदर क्या है, उस समय की राजनीति, समाज, संस्कृति, उसका सारा एक्सप्लेनेशन है। गोविंद चंद्र खुद भी बहुत ज्यादा विद्वान था और इसको विविध विधा विचार वाचस्पति की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल अलग उपाधि है, याद रहेगा। गोविंद चंद्र को विविध विधा विचार वाचस्पति की उपाधि जो है वो दी गई थी। उसके बाद जयचंद आते हैं, जिसको राजा जयचंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यही चल रहा है। कौन सा शासन चल रहा है? ये कौन सा शासन चल रहा है? ये गढ़वाल वंश चल रहा है। गढ़वाल वंश के अंदर राजा आते हैं जयचंद, जो 1170 से 1194 एडी तक रहते हैं और इन्हें राजा जयचंद के नाम से जानते हैं। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से ये पराजित हो गए। ठीक है, कौन? राजा जयचंद चंदावर के युद्ध में, जो 1194 में होता है, मोहम्मद गोरी इनको हरा देते हैं। जयचंद के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहते थे और उनकी बुक का नाम है नैषेद चरित। क्या नाम है उनकी बुक का? उनकी बुक का नाम है नैषेद चरित। ठीक है, ये थी बात किसकी? ये थी गढ़वाल वंश की बातें, जिसमें हमने चंदावर की लड़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी से जयचंद हार गए थे 1194 में। अब शाकंभरी का चौहान वंश हम पढ़ते हैं। शाकंभरी का मतलब सांभर, ये सांभर झील की बात कर रहा है, जो सांभर लेक है ना आपकी, उसकी बात कर रहा है, उस एरिया की। और राजस्थान की बात कर रहा है, अजमेर की बात कर रहा है। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलके क्या जगह बन गई? शाकंभरी। यहां पे आया चौहान वंश। ठीक है, आज भी आप लोग देखते हो चौहान जो है उनके मतलब पूरा उनका वंश अभी भी चल रहा है। इस वंश की स्थापना 7वीं सदी में वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने की थी। चौहान कौन थे? ये प्रतिहारों के सामंती थे। ठीक है, गुप्ता के सामंती आए, फिर पाल जो है गुप्ता के सामंती आए, वर्धन जो है वो गुप्ता के सामंती आए, जैसे पुष्यभूति। ठीक है, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा दिया। अब ये प्रतिहारों के सामंती थे चौहान। ठीक है, 10वीं सदी की शुरुआत में वाकपति राज ने स्वयं को प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वाकपति राज ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसको चौहान वंश नाम दिया गया। इसके प्रमुख शासक कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ के रियल फाउंडर किसको माना जाता है? अजय राज को। फाउंडर कौन है? वासुदेव, लेकिन रियल फाउंडर कौन है चौहान वंश का? जिसका नाम है अजय राज। 12वीं सदी की शुरुआत में चौहान वंश का ये शासक बन गया था। इसने अजमेर शहर की, अजय राज यानी अपने ही नाम से इसने अजमेर शहर की स्थापना की और अजमेर को ही इसने अपना कैपिटल बना लिया था। अजय राज के बाद अगला रूलर आएगा विग्रह राज, और जिसको कहते हैं विसल देव। ठीक है, 1153 से 1163 एडी तक ये शासन करेगा। इसने तोमरों को अपना सामंत बना लिया था। जो दिल्ली में तोमर शासक थे उनको अपना सामंत बना लिया और इसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की हरिकेल नामक संस्कृत रचना, नाटक की रचना? विग्रह राज या विसल देव जिनको कहते हैं। अजमेर के अंदर सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर की स्थापना की अजय राज ने, अपनी राजधानी बनाया, और मंदिर का निर्माण करवाया किसने? विग्रह राज और विसल देव ने। इसके दरबार में, विसल देव के दरबार में कथा सरित सागर के रचयिता, कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भी रहते थे। कथा सरित सागर के रचयिता, तो कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित लिखी। तो इस तरीके से आपको सारी किताबें याद रखनी है। ठीक है, चंदबरदाई, ये भी हमने पढ़ा ना अभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। सोमदेव ने विसल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज ग्रंथ की भी रचना की। एक तो कथा सरित सागर लिखी और दूसरा ललित विग्रह राज ग्रंथ भी जो है वो इसने लिखी, जिसमें विसल देव की सारी तारीफ की गई है कि ये राजा कैसे थे। उसके बाद चौहान वंश के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, 1178 से 1192 एटी। कवि चंदबरदाई ने बुक लिखी पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था पृथ्वीराज चौहान। इसने अजमेर से लेकर दिल्ली तक शासन अपना कर लिया था। अजमेर से दिल्ली तक शासन इसने कर लिया था और इसको उपाधि मिली राय पिथोरा। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। 1191 में तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध होता है। इसको जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसको परमार वंश की एक लड़की पसंद आ जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये सारी लड़ाइयां होती है। अब पहले तो ये जो है ये परमार वंश से जाके भिड़ जाता है। ठीक है, उस लड़की के लिए, परमार वंश का शासक की मतलब बेटी थी वहां की, और पृथ्वीराज चौहान
को वो पसंद आ जाती है, जिससे परमार वंश के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उसने, लड़की ने इसको उकसा दिया था कि अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम सच के राजपूत हो तो मुझे यहाँ से उठा के दिखाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो ये उसके बाप के आगे ही उस बेटी को उठा के ले आता है अपने दरबार में, जिसकी वजह से ये लड़ाई हो जाती है। अब होगा क्या, मोहम्मद गोरी, पहला युद्ध होता है तराइन का 1191 में। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को तो जीत जाता है, लेकिन जब सेकंड युद्ध होता है तो अब परमार वंश को बदला लेना है पृथ्वीराज चौहान से। वो परमार वंश के जो शासक हैं वो मोहम्मद गोरी का साथ दे देते हैं, और दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में होता है, जहां पे मोहम्मद गोरी जीतता है, ठीक है, और पृथ्वीराज को कैद करके मार दिया जाता है। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जो है उसका भी अंत हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा अपना चंदेल वंश। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आया चंदेल वंश, जो बुंदेलखंड रीजन के अंदर आता है। इसका फाउंडर कौन है? नानुक, ठीक है। इसके पोते का नाम जयसिंह के नाम पे ही इस पूरे वंश को हम क्या कहते हैं? जेजाक भुक्ति, ठीक है। इस पूरे का कहते हैं, बुंदेलखंड का नाम एक और है जेजाक भुक्ति, जो नानुक का पोता जयसिंह के नाम पे नाम पड़ा बुंदेलखंड का। यहाँ के प्रमुख शासन, अच्छा इनकी कैपिटल क्या है? खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल्स का बार बार अभी जिक्र आएगा। इन्होंने खजुराहो में काफी सारे मंदिर बनवाए थे। यहाँ पे चंदेल वंश जो है, चंदेल शासकों ने खजुराहो के टेम्पल बनवाए थे। प्रमुख शासक कौन है? सबसे पहले यशोवर्मन, 925 से 950 एडी। मालवा, चेडी और महाकौशल को अपने राज्य में मिलाया। एक बार देख लेते हैं कि जो ये मालवा वाला रीजन है ये कौन सा है। यहीं पे ही आगे जाके परमार वंश आएगा, और यहीं पे ही आप देख रहे हो ये ब्राउन वाला, ये मालवा वाला रीजन है। मालवा को, शेडी को, इन एरियाज को इन्होंने अपने शासन में मिला लिया था, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद खजुराहो में विष्णु मंदिर, जो चतुर्भुज मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने, यानी कि चंदेल वंश के शासन ने। इसके बाद धंगदेव आते हैं 950 से 1007 एडी में। प्रतिहारों से पहले खुद को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था खुद को, ठीक है। एक और व्यक्ति हमने पढ़ा ना जिसने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब ये दूसरा व्यक्ति है धंगदेव, जो चंदेल वंश का राजा है। इसने अपनी कैपिटल बनाया कालिंजन को, और इसने भटिंडा के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध मदद भेजी। भटिंडा के शासक जयपाल को, ठीक है। ये सुबुक्तगीन कौन है? महमूद गजनी के पिता। महमूद गजनी से पहले उसके पिता भी भारत पे अटैक कर चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे, ठीक है। जयपाल को इसने हेल्प भेजी थी धंगदेव ने, यानी चंदेल वंश के राजा ने। क्यों? सुबुक्तगीन को मारने के लिए। खजुराहो के मंदिर का निर्माण इसके शासनकाल में शुरू होता है। जितने भी खजुराहो में मंदिर है इसके शासनकाल में निर्माण शुरू हुआ है, पूरे नहीं बने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, मैं आपको ये मालवा वाला रीजन दिखाना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसके बाद अब अगला राजा कौन आ जाएगा? हम किसकी बातें कर रहे हैं? याद रखेंगे, हम चंदेल वंश की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया यशोवर्मन, फिर आ गया धंगदेव, और फिर आ गया विद्याधर। विद्याधर 1019 से 1029 एडी तक रहेंगे। ये सबसे शक्तिशाली चंदेल शासक है। इसने मालवा के शासक भोज व कलचुरी के शासक गंगदेव को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। मालवा और कलचुरी, ये वाला जो एरिया है, याद रखेंगे, मालवा और कलचुरी, यहाँ के शासक को अपने अधीन कर लिया, और इस एरिया के ऊपर अटैक, मतलब कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? परमल। कौन था? परमल। 1182 में परमल था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने इसे हरा दिया था और महोबा पे अधिकार कर लिया था। चंदेल शासक को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और महोबा पे अधिकार कर लिया। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कालिंजर पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परमार वंश की। बहुत सारे वंश आए थे नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब परमार वंश की बात हो रही है, जो मालवा रीजन के अंदर है। इसका फाउंडर है उपेंद्र और कृषराज, ठीक है, 9वीं सदी में। उपेंद्र कह दो या कृषराज कह दो, बात एक ही है। प्रारंभ में तो ये प्रतिहारों के सामंत थे। तीसरा सामंत आ रहा है जिसने एक नए वंश की, चंदेल वंश का राजा, मालवा परमार वंश का राजा, ठीक है। तो ये अलग अलग वंश के राजा बन गए, अलग अलग सामंती, ठीक है। तो ये भी प्रतिहारों का सामंती था। इसमें राजा कौन कौन है? सियक या श्रीहर्ष। इसने प्रतिहारों से खुद को
स्वतंत्र घोषित कर दिया। कैपिटल रखी इन्होंने उज्जैन, और बाद में इन्होंने कैपिटल उज्जैन की जगह धार को बना लिया था। ठीक है, एरिया मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। ये थे आपके परमार वंश। अब इस परमार वंश में और कौन कौन से शासक हुए, कैसे क्या आगे काम होगा, यहाँ का साम्राज्य उत्तर गुप्ता काल के अंदर सोसाइटी कैसी है, धर्म कैसे हैं, इन सब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग शासन आ रहे हैं। हमने कौन कौन से देखे, वर्धन वंश देखा, हमने परमार वंश देखा, हमने चंदेल वंश देखा, हमने चौहान वंश देखा, हमने गढ़वाल वंश देखा, पाल वंश देखा, राष्ट्रकूटा अभी नहीं देखा है ना, प्रतिहार वंश देखा। तो इतने सारे वंश हमने नॉर्थ इंडिया के पढ़े। अब जो राष्ट्रकूट है वो साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा फैले हुए थे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे पल्लवों को, वहां पे हम पढ़ेंगे चेरा को, चौला, पांड्यास को, ठीक है, राष्ट्रकूटों को, उनको साउथ इंडिया के अंदर मिला के पढ़ेंगे। तो कन्नौज की लड़ाई क्यों हो रही थी, ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट सेशन में हम उत्तर गुप्त काल को ही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।